Hello everyone, welcome back to the lectures of pharmacology by MKT. Yeah, that's me, Dr. Mangesh Kumar Tripathi. So in today's lecture class, we will be starting with a system of blood. Okay, so we'll start with blood. Now in the blood, that is in the pharmacology of section of the blood, we will be mainly discussing the three topics which are coming under the drugs acting on blood flow. So the पहला topic हमारा जो रहेगा in blood is the drugs acting on the blood flow, and now there are three types of drug which acts on the blood flow. The first is the anticoagulants, second is the thrombolytics, and the third is the antiplatelets. ठीक है guys? So in the topic of pharmacology, that is in the blood, we have the first topic, that is drugs acting on blood flow. In that we have three sub topics, that is three types of drug which will act on the blood and it will treat many disorders of related to the blood, and the drugs are anticoagulants, we have the thrombolytics, and we have antiplatelet drug. ठीक है? Now to understand this three drug, we should know हाउ दे एक्ट, भाई कहां पे उनका काम यूज हो रहा है और कैसे वो काम कर रहे हैं. ठीक है, फॉर सपोज नाउ ये जैसे एक ब्लड वेसल मैंने यहां पे बना दिया है. नाउ इन दी ब्लड वेसल वी कैन सी समथिंग, एग्रीगेशन ऑफ समथिंग, एंड दिस इज फॉर एग्जांपल अ क्लॉट. ठीक है, द होल थिंग इज अ क्लॉट. एग्रीगेशन ऑफ मेनी थिंग इज अ थ्रोम्बस और द क्लॉट. ठीक है, सो थ्रोम्बस और क्लॉट, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर एग्रीगेटेड लाइक फाइब्रिन, we have platelets, वो सब मिलके they have formed a clot or a thrombus. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. अब एंटीकोगुलेंट्स, नाम में ही मीनिंग है. एंटीकोगुलेंट्स क्या करेंगे, प्लीज रिमेंबर, एंटीकोगुलेंट ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, दिस रेड, दिस इज कॉल्ड एज द फाइब्रिन. सो द एंटीकोगुलेंट विल प्रिवेंट, दे आर एंटीकोगुलेंट, सो दे प्रिवेंट formation of clot, coagulants or clot. Clot किससे फॉर्म हुआ? It is because of the fibrin. So the fibrin particle has formed the clot, so it prevent the फाइब्रिन. तो ये जो आपका पूरा लेयर दिख रहा है फाइब्रिन का, ठीक है, दैट इट प्रिवेंट्स. सो एंटीकोगुलेंट्स आर द वन व्हिच प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रिन. ठीक है, नाउ कमिंग टू थ्रोम्बोलाइटिक्स. अब ये थ्रोम्बोलाइटिक्स क्या करते होंगे, अब ये जो फाइब्रिन फॉर्म हुआ है, अब फाइब्रिन के नीचे आपको दिख रहा है, दिस आर द प्लेटलेट्स फॉर एग्जाम्पल. अब ध्यान से सुनना, अब हम लोग थ्रोम्बोलाइटिक के पहले ये वाला चीज देख लेते हैं. सो एंटी प्लेटलेट क्या कर रहा है, सो अगर प्लेटलेट एक साथ आ जाएंगे, सो व्हेन द प्लेटलेट एग्रीगेट्स इट फॉर्म्स फाइब्रिन एंड ओवरऑल इट फॉर्म्स अ क्लॉट. ठीक है, ओके. अब एंटी प्लेटलेट क्या करेगा, इट विल प्रिवेंट द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स. सो जो प्लेटलेट एग्रीगेट हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए वी विल गिव एंटी प्लेटलेट. सो एंटी प्लेटलेट्स आर द वन व्हिच विल इनहिबिट platelet aggregation. Platelet aggregation. I hope everyone is getting what I am trying to say. ठीक है, सो पहला हमारा था भाई एंटीकोगुलेंट जो फाइब्रिन को फॉर्मेशन होने से बचाए. सेकेंड भाई क्लॉट फॉर्म होने के लिए और क्या चाहिए, प्लेटलेट का एग्रीगेशन होना चाहिए. सो जो प्लेटलेट को एग्रीगेट होने से बचा, दैट इज एंटीप्लेटलेट. अब अगर समझो प्लेटलेट एग्रीगेट हो गए हैं, फाइब्रिन भी आ गए हैं, तो वी गेट अ क्लॉट. पूरा समझो ये पूरा ब्लड वेसल एकदम थ्रोम्बोज्ड हो गया है. ठीक है, फॉर एग्जांपल विद फाइब्रिन, ठीक है, और प्लेटलेट. सो दिस इज कॉल्ड एज योर थ्रोम्बस और क्लॉट. ठीक, सो दिस इज थ्रोम्बस और क्लॉट. अब जो मैं ड्रग दूंगा इसको लाइस करने के लिए, क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए, फाइब्रिन को तोड़ने के लिए. फाइब्रिन के वजह से ही सब कुछ हुआ है. सो द ड्रग विच आई विल गिव to lyse or degrade the fibrin, they are called as thrombolytic. So thrombolytic means they are the drugs which will lyse or degrade the fibrin. So they will lyse the clot or thrombus. So they will lyse the clot or thrombus, or we can say they will degrade the fibrin, जिसके वजह से clot
फॉर्म हुआ है. अंडरस्टूड? सो दिस आर द मेन 3 ड्रग्स विच आर एक्टिंग ऑन द ब्लड फ्लो. और ये ड्रग दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. ठीक है. सो इन फार्माकोलॉजी दिस ड्रग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स ऑल्सो. ठीक. तो यू शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक और ईच एंड एवरी ड्रग कमिंग अंडर एंटीकोगुलेंट्स, thrombolytics and antiplatelet. ठीक है. Now out of these 3 topic guys, आज हम लोग जो चालू करेंगे द इजीएस्ट एंड द शॉर्टेस्ट टॉपिक ऑफ ऑल दिस एंड दैट इज थ्रोम्बोलाइटिक. क्या चालू करेंगे हम लोग? थ्रोम्बोलाइटिक ऑल्सो कॉल्ड एज फाइब्रिन को क्या कर रहा है? वो लाइज कर रहा है. तो थ्रोम्बोलाइटिक का दूसरा नाम इज फिब्रिनोलाइटिक. क्या नाम है गाइस? फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स. So we are starting with the topic that is thrombolytic drug or fibrinolytic drugs. ठीक? Okay. So we'll start with the first drug which are acting, or the first class of drug which acts on the blood flow, and they are the thrombolytics or fibrinolytic drugs. देखो ये short note हो सकता है for your term exam or all the exams, प्रोफेशनल एग्जाम्स, एमसीक्यू, आईएनआई, एफएमजी, कहीं पे भी एमसीक्यू इसमें से डाला जा सकता है. एंड ऑल्सो दिस विल बी यूज्ड क्लिनिकली इन मेनी कंडीशंस. ठीक है. सो आपको पता रहना चाहिए. सो थ्रोम्बोलाइटिक्स और फिब्रिनोलाइटिक हमने डेफिनेशन देख लिया है गाइस. सो डेफिनेशन अगर हम बोले, सो थ्रोम्बोलाइटिक्स आर व्हाट? दे आर द ड्रग्स विच विल ड्रग दैट लाइज द थ्रोम्बस और द क्लॉट. जो खून जम गया है, हम बोलते हैं ना खून जम गया है एकदम, दैट इज थ्रोम्बस और द क्लॉट, और दे डिग्रेड द फाइब्रिन बिकॉज ऑफ विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट. सो हेंस दूसरा नाम क्या है? फाइब्रिनोलाइटिक. सो ड्रग दैट लाइज द थ्रोम्बस और the drug which degrade the fibrin are called thrombolytic. How they will do? By activating, please remember, by activating natural fibrinolytic system in the body. Now in our body, if there is thrombus, our body will mainly be responsible to lyse. ठीक है, lyse the thrombus. So by activating the natural fibrinolytic system, so thrombolytics, they are the drugs which lyse the clot or thrombus, or they degrade the fibrin by activating the natural fibrinolytic system. इतना आपको समझ गया? Okay. So guys, we understood the definition. हमें समझ गया भाई क्या होते हैं thrombolytic. अब वो काम कैसे करते हैं? That is how is the mechanism of action. So we should understand what is the mechanism, how they will work. सो आपको इन जनरल थोड़ा मैकेनिज्म भी समझना है. इन शॉर्ट मैकेनिज्म कैसे होगा? जस्ट रिमेंबर, इन ब्लड वी हैव अ मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिनोजेन. सो इन ब्लड प्लाज्मिनोजेन गेट्स एक्टिवेटेड टू फॉर्म प्लाज्मिन. ठीक है. सो याद रखो हमारा मैकेनिज्म इस ड्रग का कैसा है? इन ब्लड में देयर इज अ मॉलिक्यूल वी कैन से दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिनोजेन, जिसको वो एक्टिवेट करता है टू प्लाज्मिन. सो प्लाज्मिन इज द एक्टिव फॉर्म. नाउ दिस प्लाज्मिन विल लाइज द क्लॉट और डिग्रेड द फाइब्रिन. ठीक है. ठीक है. ये इन जनरल मैकेनिज्म किसका है? फिब्रिनोलाइटिक का. ठीक है. अब कैसे फिब्रिनोलाइटिक काम कर रहा है? बाय एक्टिवेटिंग द नेचुरल फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम. तो ये शॉर्ट में उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. अब हम लोग जो देखेंगे दैट इज नेचुरल फिब्रिनोलाइसिस कैसे हो रही है और ये ड्रग कौन से स्टेप पे काम करेंगे सो दैट लाइस ऑफ द थ्रोम्बस विल अकर. सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ द नेचुरल फिब्रिनोलाइसिस अकर्स एंड हाउ दिस ड्रग विल एक्टिवेट दैट सिस्टम. ठीक. So natural fibrinolytic system, how in the body there is this system. ठीक है. Now in blood there is free molecules of plasminogen. ठीक है. प्लाज्मिनोजेन विच इज देयर. ठीक. अब ध्यान से सुनो,
हम लोग क्या पढ़ रहे हैं गाइस, नेचुरल फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम मतलब द वन विच लाइज द फाइब्रिन और द क्लॉट। तो ब्लड वेसल में फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं क्लॉट जमा हुआ है, ठीक है, क्लॉट बना दे रहे हैं, ठीक, और यहाँ हमारे प्लेटलेट्स हैं, दिस आर द फाइब्रिन्स, ये जो डॉटेड दे आर द प्लेटलेट्स, एग्रीगेट होके विद द हेल्प ऑफ फाइब्रिन एक दूसरे प्लेटलेट सब अटैच हो गए एक दूसरे से एंड दे हैव फॉर्म अ थ्रोम्बस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इन ब्लड देयर इज फ्री मॉलिक्यूल ऑफ प्लाज्मिनोजन, नाउ इट गेट्स अटैच्ड टू फाइब्रिन, सो फ्री मॉलिक्यूल ऑफ प्लाज्मिनोजन गेट्स अटैच्ड टू फाइब्रिन, सो ठीक है, हमारा ये फॉर एग्जांपल फाइब्रिन है, ठीक है। Now this plasminogen which gets attached to the fibrin, so this plasminogen which is attached to the fibrin is called bound plasminogen. क्या बोलते हैं guys? Bound plasminogen. Please remember this is called bound plasminogen. Now what happens now? ठीक है, अब ध्यान से सुनना. Now in the blood we have endothelium, ठीक है, for example this is endothelium. Now this endothelium, it releases TPA. Now what is TPA guys? यहाँ मैं full form लिख देता हूँ. It is tissue plasminogen activator. नाम में ही मीनिंग है, मीन्स ये वो है जो एक्टिवेट किसको करेगा, प्लाज्मिनोजेन को. सो याद रखो गाइस, दिस बाउंड प्लाज्मिनोजेन, ठीक है. नाउ दिस एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल विल रिलीज टीपीए. नाउ दिस टीपीए converts plasminogen which is bound plasminogen which is inactive, ठीक है, to active plasmin. किसमें, एक्टिव प्लाज्मिन, ठीक है. अब ये प्लाज्मिन क्या करता है, सबको पता है गाइस, प्लाज्मिन विल lyse the thrombus, so lyse the thrombus or degrade the fibrin or fibrin degradation. यहां मैं लिख दे रहा हूं, एक मिनट. so plasmin lyse thrombus or degrade the fibrin, ठीक है गाइस. ओके, सो हमारा जो क्लॉट है उसको ब्रेक करने के लिए प्लाज्मिन आ गया है. सो ठीक है, अब फाइब्रिन डिग्रेड होने लगे. नाउ दिस ऑल फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, सो आउट ऑफ मेनी फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, द फाइन डिग्रेडेड फाइब्रिन, they are called as D-dimer. They are called as guys D-dimer. Please remember, ठीक है, हमारा जो प्लाज्मिन है वो क्या कर रहा है, वो हमारे फाइब्रिन को, हमारे क्लॉट को लाइज कर रहा है. तो जब लाइज करेगा सो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ फाइब्रिन विल बी रिलीज एंड वन ऑफ द फाइन पार्टिकल ऑफ फाइब्रिन इज कॉल्ड D-dimer. नाउ दिस गाइस, दिस D-dimer ये क्या असिस्ट करेगा भाई, हमारा फिब्रिनोलाइटिक का एक्टिविटी हम कैसे बोलेंगे कि भाई बहुत अच्छा फिब्रिनोलाइटिक ड्रग है, जितना ज्यादा वो लाइज करेगा उतना ज्यादा उसकी एक्टिविटी क्या होगी, अच्छी. मींस जितना ज्यादा डाइमर, सो डी डाइमर असेस द एक्टिविटी ऑफ फिब्रिनोलाइटिक. जितना ज्यादा क्लॉट होगा, मींस लाइसिस होगा क्लॉट का, उतना ज्यादा फिब्रिनोलाइटिक की एक्टिविटी होगी. मींस द डी डाइमर असेस द एक्टिविटी ऑफ फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम. अंडरस्टूड? इट कैन बी अ एमसीक्यू, ठीक है. ओके, नाउ देयर इज वन प्रॉब्लम गाइस विद टीपीए. टीपीए क्या कर रहा है, हमारे प्लाज्मिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, प्लाज्मिन में. ठीक, अब समझो भाई, टीपीए ने कन्वर्ट कर दिया प्लाज्मिन में, प्लाज्मिनोजन को. अब प्लाज्मिन क्या कर रहा है, हमारे जो क्लॉट है उसको लाइस कर रहा है. तो जितना लाइस करेगा, अगर बहुत ज्यादा लाइस कर देगा तो क्या होगा, इट कैन कॉज ब्लीडिंग. भाई बहुत सारे पूरे नीचे तक जा सकता है, तो एंडोथेलियम को भी, नॉर्मल ब्लड वेसल्स को भी रप्चर करने लगेगा. सो इट कैन कॉज ब्लीडिंग. सो अब क्या करना है, प्लीज रिमेंबर टीपीए, यहां मैं लिख दे रहा हूं टीपीए
excessive TPA can cause bleeding. ठीक है, सो इसकी ज्यादा ही एक्टिविटी हो जाएगी, सो इट कैन कॉज ब्लीडिंग. सो टू प्रिवेंट दिस, हमारा बॉडी अगेन एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, एंडोथीलियम, हमारे ब्लड वेसल में एंडोथीलियम, इट रिलीजेस प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर इनहिबिटर 1-2. या मैं लिख दे रहा हूं प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर. भाई प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट कौन कर रहा था गाइस? टीपीए. तो उसको इनहिबिट कौन करेगा? ये. सो प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर इनहिबिटर 1-2, इनहिबिटर 1-2. ठीक है. सो एक्सेसिव टीपीए कैन कॉज ब्लीडिंग. सो एंडोथीलियम रिलीजेस दिस, एंडोथीलियम releases again plasminogen activator inhibitor 1-2. Now what it will do? It will prevent the excessive bleeding. Active internal bleeding ज्यादा हो जाएगी, so patient can die. So it will prevent excessive bleeding which is caused by guys by TPA excess activity. ठीक है guys, समझ गया इतना? ठीक है. We understood what is thrombolytic, what is the mechanism of action and how it activates the natural fibrinolytic system. अब हमको पता होना चाहिए भाई सर कौन से fibrinolytic बॉडी में होते हैं और नेचुरल भी होते हैं और हम सिंथेसाइज भी करते हैं. ठीक है. So we'll see the thrombolytic drugs. Now how to remember the thrombolytic drug? Just remember the mnemonic Tushar. Tushar is the mnemonic to remember the fibrinolytic or thrombolytic. Now T stands for tenecteplase or tenecteplase. U stands for urokinase, tenecteplase. S for streptokinase, A for alteplase and R for reteplase. ठीक है guys. Now ये हमारे मेन 5 कौन है? We have this 5 main thrombolytics. We have tenecteplase, urokinase, streptokinase, alteplase and reteplase. Now guys, out of this 5 thrombolytic, this 2 that is urokinase and streptokinase, they are the natural one. They are the natural, derived from natural sources, and this 3 that is tenecteplase, alteplase and reteplase. ठीक है? So this are called recombinant. They are derived from biotechnology, synthetic, they are the synthetic thrombolytic recombinant tissue plasminogen activator. ठीक है. So they are the recombinant tissue plasminogen activator. So we have these 3 which are हुआ synthetic one और the synthetic fibrinolytic हम लोग बोल सकते हैं, and that is this 2 urokinase and streptokinase, they are the natural fibrinolytic guys. Okay. ठीक. ओके. अब हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे इन जनरल. हम लोग पहला देखेंगे दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेस. Now we can say this is the first natural thrombolytic which is derived from a bacteria, and it is derived from a bacteria that is group C beta hemolytic streptococci, derived from guys group C beta hemolytic streptococci. Please remember this is derived from group C beta hemolytic streptococci, and it has T half, that is half life of maximum half life of 80 minutes. So maximum half life of 80 minutes, and it is derived from a antigen or the bacteria that is called beta hemolytic streptococci guys. Now what is the problem with streptococci, or we can say sorry streptokinase? The problem with streptokinase is that it can be given once in a lifetime only, can be given once in a lifetime. Why guys? Because this is derived from beta hemolytic streptococci which is the bacteria. तो हमारा बॉडी कैसा रिएक्ट करेगा? it will assume it as antigen, तो हमारा बॉडी will form antibody, और एक बार एंटीबॉडी अगर फॉर्म हो गया एक्सपोजर से, so वो लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहेगा.
सो अगर सेकेंड टाइम हमने क्या दिया स्ट्रेप्टोकाइनेस, एक बार दिया तो ठीक है रिस्पॉन्स आएगा, बट सेकेंड टाइम देंगे तो क्या होगा, पेशेंट का रिस्पॉन्स जिस कंडीशन के लिए दिया जा रहा है उस कंडीशन के लिए वो कम हो जाएगा. सो इट कैन बी गिवन वंस इन अ लाइफ टाइम बिकॉज द बॉडी फॉर्म्स auto antibodies and the response of the drug will decrease. So response of drug is decreased. Okay, ठीक, okay. So to prevent this, ठीक है, सो ये हमारा एक एंटीजेनिक टाइप हो गया भाई स्ट्रेप्टोकोकस. नाउ इसीलिए वी हैव द सेकेंड नेचुरल फिब्रिनोलाइटिक एंड दैट इज कॉल्ड यूरोकाइनेस. ये भी नेचुरल है बट इट इज नॉट लाइक स्ट्रेप्टोकोका से डिराइव हुआ, इट इज डिराइव फ्रॉम ह्यूमन किडनी सेल, डिराइव फ्रॉम सेल कल्चर ऑफ ह्यूमन किडनी सेल कल्चर ऑफ ह्यूमन किडनी सेल. And the T half is 15 minutes. ठीक है, and the main advantage is that it can be given to patient who had previous exposure to streptokinase. देखो स्ट्रेप्टोकाइनेस में जैसे सेकेंड टाइम दिया गया, देयर इज अ कंडीशन MI, अब थ्रोम्बोलाइज करना है अगर किसी आर्टरी को, तो हमने सेकेंड टाइम दे रहे स्ट्रेप्टोकाइनेस, सॉरी फर्स्ट टाइम दिया था, ठीक है. अब सेकेंड टाइम वी कैन नॉट गिव, ठीक, सो वी हैव टू गिव अ नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड अ यूरोकाइनेस, बिकॉज अगर स्ट्रेप्टोकाइनेस देंगे तो क्या होगा, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा. सो वी हैव टू गो यूरोकाइनेस. सो इट कैन बी गिवन टू पेशेंट हु हैड प्रीवियस एक्सपोजर टू स्ट्रेप्टोकाइनेस. ठीक, अंडरस्टूड, ठीक है. सो दिस इज स्ट्रेप्टोकाइनेस, दिस इज यूरोकाइनेस एंड दिस टू आर दी नेचुरल फिब्रिनोलाइटिक और नेचुरल थ्रोम्बोलाइटिक. अब हम लोग आ जाते हैं हमारे रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और सिंथेटिक थ्रोम्बोलाइटिक्स पे. सो वी आर कमिंग ऑन सिंथेटिक थ्रोम्बोलाइटिक्स, या हम लोग उसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, दे आर रिकॉम्बिनेंट. ठीक है, सो दे आर रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर. फुल फॉर्म यहां लिख देते हैं, रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर. गाइस हमको पता है प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कौन करता है, TPA फ्रॉम द एंडोथेलियम इट इज रिलीज्ड, और वो एक्टिवेट करता है प्लाज्मिनोजन इनटू प्लाज्मिन, प्लाज्मिन फिर डिग्रेड करता है फाइब्रिन को. ठीक है, एंड वी हैव 3. पहला है एल्टीप्लेज, देन वी हैव रीटेप्लेज, वी हैव टेनेक्टेप्लेज. ठीक है, अब सबके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए. प्लीज रिमेंबर, अल्टीप्लेज इज लाइक ह्यूमन फॉर्म ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर. ठीक है, इट इज लाइक ह्यूमन फॉर्म ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर. नाउ दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म. ठीक, एंड दिस इज म्यूटेंट फॉर्म. Now what do you mean by mutant and modified? Modified and mutant means they have the modified amino acids in them. ठीक है, थोड़ा चेंज हो चुका है किसी में कुछ और किसी में कुछ. So this is like human form of TPA, this is modified form of tissue plasminogen activator, and this is mutant form. Now since guys this is human form, it has T half, the least T half of 8 minutes. ठीक है, it has a T half of 18 minutes and it has a T half of 20 minutes. ठीक है, least T half क्यों है, because it is destroyed by plasminogen activator inhibitor 1-2. Please remember हमारा ये ह्यूमन फॉर्म है. ठीक है, तो ह्यूमन फॉर्म जैसे ही अपना काम करेगा तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगा फ्रॉम बाय द natural inhibitor that is called PAI 1 and 2, but these two they are resistant to
resistant to PAI 1 and 2. Both are, that is Rete-Place and Tenecteplase, they are resistant to PAI 1, 2. Understood? ठीक है. So out of, देखो, since this has T half 8 minutes, why it has T half 8 minutes? Because it destroyed by PAI 1 and 2. Now these are not destroyed, they are resistant to the enzyme, hence they are longer acting. Both these are longer acting. Now out of this two, this has T half of 80 minutes, this has T half of 20 minutes. Out of this two, the most safe, so this is the safest thrombolytic. Safest, or we can say most potent thrombolytic, which is very commonly used as thrombolytic. Out of these three अगर हम देखें, so this is the most commonly used thrombolytic. ठीक, who? Tenecteplase. ठीक है. One more difference is there between all thrombolytic. हमने 5 thrombolytics दिखे, तुषार, ठीक है, उनमें और एक डिफरेंस है. ठीक है, उनमें और हमारे जो Tenecteplase है, which is the most potent and longer acting, most commonly used, most safe. ठीक है, what is the major difference? That we have a bound plasminogen and we have a free also. करेक्ट, हमारे ब्लड में फ्री प्लाज्मिनोजेन था जो जाके अटैच होता है फाइब्रिन को और उसको बोलते हैं बाउंड प्लाज्मिनोजेन. सो याद रखो, जो सारे थ्रोम्बोलाइटिक हैं, स्ट्रेप्टो, यूरो, एल्टी एंड रीटे, दे आर नॉन स्पेसिफिक. ठीक है, सो दे आर नॉन स्पेसिफिक. So all thrombolytic are non-specific. What do you mean by the word non-specific? इसका मतलब क्या होगा? Means except, I am writing except Tenecteplase. Please remember guys that all thrombolytics are non-specific. इसका मतलब क्या कि वो जाके दोनों को बाउंड कर जाएंगे, दोनों को एक्टिवेट कर देंगे. और अगर फ्री प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेट हो गया तो वो कहीं पे भी थ्रोम्बस दिखेगा, इट विल गो एंड लाइज इट, सो देयर कैन बी ब्लीडिंग. ठीक है, सो इट इज अ मेजर प्रॉब्लम, इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, विच इज नॉट गुड. बट हमारा जो Tenecteplase है ना गाइस, इट इज ओनली एंड ओनली स्पेसिफिक टू, सो Tenecteplase इज ओनली स्पेसिफिक टू bound plasminogen. So Tenecteplase specific to bound plasminogen. So उसी को एक्टिवेट करेगा और उसके वजह से वो लाइज करेगा थ्रोम्बोस. Hence Tenecteplase is the safest one, most potent one and most commonly used thrombolytic guys. Understood? Okay. Now हम लोग देख लिया कि भाई 5 हमारे थ्रोम्बोलाइटिक्स हैं, स्ट्रेप्टो, यूरो, टेनेक्टे, रीटे, एल्टी. ठीक है, और उसमें सबसे सेफ कौन है? We have the Tenecteplase which is most commonly used. So we should know the dose of Tenecteplase. ठीक है, Tenecteplase का डोज हमको पता होना चाहिए. एंड प्लीज रिमेंबर द डोज इज 0.5 mg per kg. So this is very easy to remember. For example, the weight of any person is 50 kg. So how much Tenecteplase I will give it to him for any ischemic condition? So I will give only 25 mg. अगर 100 kg का है सो हाफ कर दो, वजन का आधा कर दो. अगर मैं 80 किलो का हूं तो 40 mg लूंगा. अगर 90 किलो का कोई है तो 45 mg. तो आपके बॉडी वेट का हाफ. नाउ वन मोर, स्ट्रेप्टोकाइनेस गाइस, इट इज द फर्स्ट वन और ये अभी भी यूज होता है, कहीं कहीं यूज कर सकते हैं हम लोग. इसका डोज भी आपको पता होना चाहिए. एंड द डोज ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेस इज 1.5 to 2 million इंटरनेशनल यूनिट. कैसे दिया जाता है? ओवर इन्फ्यूज्ड ओवर 30 to 60 मिनट्स. ठीक है, सो दिस इज द डोज ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेस, दैट इज 1.5 to 2 million यूनिट इन्फ्यूज्ड ओवर 30 to 60 मिनट्स. ठीक है, सो Tenecteplase, स्ट्रेप्टोकाइनेस. ओके, नाउ गाइस हमें डोज दोनों का समझ गया, हम लोगों को इन जनरल नाम भी समझ गए, मैकेनिज्म भी समझ गया. अब हमको पता होना चाहिए वेयर दे आर यूज्ड, वेयर वी कैन यूज द थ्रोम्बोलाइटिक्स. सो हमारा नेक्स्ट हेडिंग इज द इंडिकेशंस ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक्स. सो गिव द हेडिंग गाइस, इंडिकेशन, कहां यूज होते हैं, इंडिकेशन ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक.
अब नाम में ही मीनिंग है थ्रोम्बोलाइटिक में, अगेन वापस बता रहा हूं, इट इज द वन विच लाइज द थ्रोम्बस। देखो कहां कहां का थ्रोम्बस लाइज करेगा, जहां पे थ्रोम्बस बहुत फॉर्म हो गए, एक्यूट कंडीशन, जहां पे एक्यूट कंडीशन है वहीं पे हम लोग थ्रोम्बोलाइटिक यूज करेंगे। बिकॉज थ्रोम्बस कब फॉर्म होता है, जब प्लेटलेट आ जाते हैं, फाइब्रिन आ जाता है, तब जाके एक बड़ा थ्रोम्बस फॉर्म होता है। तो थ्रोम्बस को हम थ्रोम्बोलाइटिक को कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, हम वही यूज करेंगे वेयर देयर इज acute emergency। ठीक है, तो we should know the indication of thrombolytic drugs, and the indication is remember by the mnemonic of stop MI. So stop MI. Now S stands for acute ischemic stroke, तो S for stroke। अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक है बिकॉज ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द वेसल्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है, जिसके वजह से एक्यूट अटैक स्ट्रोक आ रहा है, देन विद इन इट शुड बी गिवन विद इन 3 आवर्स, विद इन 3 आवर्स और मैक्स 4.5 टू कहीं 5 आवर्स लिखा है, कहीं 4.5 आवर्स भी लिखा है। सो 4.5 से 5 घंटे मैक्सिमम, उससे लेट नहीं। बट अगर हमें पेशेंट को विदाउट कॉम्प्लिकेशन सर्वाइव करवाना है, सो विद इन 3 आवर्स जैसी पेशेंट को स्ट्रोक आया, वी हैव टू थ्रोम्बोलाइज विद मेनली टेनेक्टेप्लेज और स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर विद इन दिस much of time they should be brought in the hospital and should be thrombolized। but guys हम कौन से स्ट्रोक में नहीं दे सकते, इश्केमिक स्ट्रोक में क्या होता है, थ्रोम्बोसिस, बट किस में नहीं देंगे, जहां पे ऑलरेडी ब्लीडिंग चल रही है। so it is contraindicated, your thrombolytics are contraindicated, CI मतलब contraindicated in hemorrhagic stroke। please remember should not be given in hemorrhagic stroke। ठीक है, देखो निमोनिक मैंने उस हिसाब से मतलब उस हिसाब से ही निमोनिक बना है कि भाई जो इमरजेंसी कंडीशन होगी और जहां पे थ्रोम्बस दिखेगा वहां पे हमको देना है। सो टी स्टैंड्स फॉर गाइस थ्रोम्बोज्ड कैथेटर्स और एनी स्टंट्स और थ्रोम्बोस कैथेटर्स, इमरजेंसी कंडीशन थ्रोम्बोलाइज कर दो। ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्लूडेड, mainly arteries, veins, that is the condition is peripheral vascular disease। a vein में it is deep vein thrombosis। ठीक है, बहुत सारे देखो पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज क्या हम लोग बोल सकते हैं कि मिडिल एज यंग मेल पेशेंट, दे आर स्मोकर्स एंड बिकॉज ऑफ स्मोकिंग देयर इज एथेरोस्क्लेरोसिस, जो आर्टरीज हैं वो क्या हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोज, वहां पे प्लेटलेट थ्रोम्बोस हो जाते हैं, फाइब्रिन आ जाता है और दे आर कॉल्ड एज द बर्जर्स डिसीज। सो दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज। ऑल्सो डीप वेन थ्रोम्बोसिस कैन ऑल्सो अकर, जिनमें पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम होगा, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन हो सकता है, चलते समय दे विल हैव द पेन इन बिटवीन बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस, दैट इज पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज और डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, नाउ पी स्टैंड्स फॉर pulmonary embolism। stop, so P is pulmonary embolism। which pulmonary, again acute guys। ठीक है, so acute pulmonary embolism we have to lyse the thrombus। ठीक है, अब for example we have lungs, pulmonary artery यहां से कहां से आई है, this is for example the lungs and it is your arteries is completely blocked, pulmonary artery पूरा ब्लॉक हो गया है। सो हार्ट जो हमारा है, ठीक है, सो राइट साइड से ही पल्मोनरी आर्टरी आती है, बट पल्मोनरी आर्टरी क्या होगी गाइस, इट इज ब्लॉक्ड। सो बिकॉज ऑफ द ब्लॉक्ड पल्मोनरी आर्टरी द राइट साइड ऑफ द हार्ट विल नॉट बी एबल टू पंप द ब्लड प्रॉपरली एंड इट कैन लीड टू व्हाट, right heart failure। also it causes hypotension and because of which the heart is not able to pump, so the movement is also decreased, so right ventricular movement of the heart is reduced, hypokinesia। so please remember that acute pulmonary embolism in which there will be right heart failure, there will be hypotension and right ventricular hypokinesia। so this is a acute condition, acute emergency, we have to give
तुरंत क्या, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। अब कहानी देना है, एक्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच टाइप ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जहां पे माइल्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, बहुत छोटे छोटे क्लॉट्स है, ज्यादा नहीं है, तो वहां क्या करो, फाइब्रिन को ही हटा दो। फाइब्रिन को कैसे हटा जाएगा, एंटी कोगुलेंट। सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन माइल्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, नॉन सिग्निफिकेंट है ना। सो वहां पे गिव एंटीकोगुलेंट। याद रखो गाइस, थ्रोम्बोलाइटिक्स हमें एक्यूट कंडीशन में ही देना है, प्लीज रिमेंबर। ओके, नाउ स्टॉप एमआई। नाउ एम स्टैंड्स फॉर एमआई, विच एमआई, मेनली एंड मेनली एसटी एलिवेटेड। देखो मैंने स्टेमी, व्हाट इज स्टेमी, एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ कंडीशन वेयर देयर इज कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, दैट इज कॉल्ड स्टेमाई और स्टेमी, एसटी एलिवेटेड। तो यहां पे आप क्या दोगे, तुरंत थ्रोम्बोलाइज करोगे। और कब देना है, पेशेंट को कब तक सर्वाइव अच्छे से कर सकते हो, within the attack of within 12 hours. So please thrombolize the patient within 12 hours. Okay, अब हमको कहां दे रहे हैं हम लोग, हमारा थ्रोम्बोलाइटिक कौन से एमआई में, स्टेमी में। कहां पे नहीं देना है गाइस, सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन और अनस्टेबल एंजाइना उसको बोलते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, वी शुड नॉट गिव थ्रोम्बोलाइटिक इन नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन और अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, वहां पे क्या करेंगे हम लोग, इन एनस्टेमी वी विल गिव परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। दिस इज कॉल्ड परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, पीसीआई। ठीक है, वहां पे हम लोग एंजियोप्लास्टी कर देंगे, इसका मतलब होता है एंजियोप्लास्टी। बट अगर एक्यूट कंडीशन है, दैट इज स्टेमी है, सो वहां पे आप क्या करोगे, हम लोग वी हैव टू गिव दी थ्रोम्बोलाइज, तो ओपन करेंगे आर्टरीज एंड वी विल थ्रोम्बोलाइज, दैट इज कॉल्ड रीपरफ्यूशन। प्लीज रिमेंबर, मैं यहां लिख दे रहा हूं, स्टेमी में वी हैव टू गिव thrombolysis, so open the artery and thrombolize it, and this is called reperfusion of coronary artery. But in NSTEMI we have to do PCR, that is percutaneous coronary intervention, percutaneous coronary intervention, and that also called angioplasty. ठीक है, so balloon angioplasty stent डाल के we have to do it. ठीक है, understood? ठीक है, okay. And the last is remaining, stop MI. So MI, I stands for थ्रोम्बोसिस के हिसाब से डाला, इंट्राकार्डियक थ्रोम्बोसिस। सो हार्ट में कहीं पे भी थ्रोम्बोसिस होगी, इमरजेंसी कंडीशन, सो गिव थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स। सो द निमोनिक फॉर इंडिकेशन ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक इज स्टॉप MI, इट इज स्टॉप MI मैंने यहां लिख दिया है, तो प्लीज रिमेंबर, स्टॉप MI इज द निमोनिक फॉर इंडिकेशन ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। ठीक है गाइस, ओके ओके। नाउ गाइस, एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, हमने देख लिया इंडिकेशन क्या होती है थ्रोम्बोलाइटिक की, स्टॉप MI, जहां पे थ्रोम्बोसिस होगा वहां पे हम लोग थ्रोम्बोलाइज करेंगे। अब कॉमन सेंस लगाओ, एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, अगर थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट हमने दे दिया, सो इट कैन कॉज मेजर एडवर्स इफेक्ट, एंड मेन हर जगह यही होगा, दैट इज एक्टिव इंटरनल ब्लीडिंग। So it can cause active internal which can be fatal. So the main adverse effect of this is active internal bleeding which can lead to guys hypotension, आप याद रख सकते हो, hypotension जिसके वजह से हो सकता है, and bleeding अगर होगी, platelet इतने ज़्यादा we can say लाइज होने लगेंगे, so it can lead to thrombocytopenia, yes or no? So please remember, these are the major adverse effect, that is active internal bleeding, hypotension and thrombocytopenia. ठीक है, आप समझो guys, active internal bleeding होने लगी तो हमें कुछ देना पड़ेगा, so we have to give a drug, and that is a next class and a very small class of the drug, and that is called एंटी फिब्रिनोलाइटिक क्लास। क्या है उस ड्रग का नाम गाइस, इट इज एंटी फिब्रिनोलाइटिक। सो हमारा नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग इज एंटी फिब्रिनोलाइटिक।
सो एंटीफिब्रिनोलाइटिक क्या है? दे आर द एंटीडोट ऑफ चॉइस, एंटीडोट ऑफ चॉइस फॉर फिब्रिनोलाइटिक टॉक्सिसिटी. सो फिब्रिनोलाइटिक टॉक्सिसिटी अगर होने लगी ब्लीडिंग ज्यादा, सो वी हैव टू गिव a drug which is called antifibrinolytic. And the drugs which are antifibrinolytic, we have two drugs. The first is called EACA and second is called tranexamic acid. EACA is epsilon amino caproic acid एंड ट्रेनेक्सेमिक एसिड. ठीक है, अब एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड एंड ट्रेनेक्सेमिक एसिड just remember this can be given orally and injection. Now this can be given orally, topical इंजेक्शन. सो दोनों के रूट आने चाहिए. देखो किसी किसी बुक में दिया दैट दिस इज मोस्ट पोटेंट, किसी में दिया है ट्रेनेक्सेमिक एसिड इज पोटेंट. सो वी कैन से दिस बोथ आर वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ड्रग्स, दैट इज दे आर एंटीफिब्रिनोलाइटिक. ओके, नाउ द डोज ऑफ EACA अगर हम देखें इट इज 100 mg पर kg लोडिंग डोज है अगर ब्लीडिंग चालू हुई है, फॉलोड बाय 50 mg per kg and given for 2 to 3 days. ठीक है, एंड ट्रेनेक्सेमिक एसिड एंड द ओरल डोज, ओरल टैबलेट अगर देखेंगे इट इज 500 mg TDS. सेम ट्रेनेक्सेमिक एसिड का ओरल डोज इज 500 mg TDS एंड इंजेक्शन है तो 100 ml per ml इंजेक्शन. Sorry, 100 mg per ml injection. ठीक है, so this is the two antifibrinolytic who are the antidote or the drug of choice for fibrinolytic toxicity. EACA, that is epsilon amino caproic acid and tranexamic acid. नाम हमने देख लिया. अब भाई काम कैसे करते हैं, how they will inhibit the activity of fibrinolysis, so we should know the mechanism of action in short. So how is the mechanism of action, guys? Just remember guys, both EACA, ठीक है, EACA and tranexamic acid. Now they are derived from the amino acid called as lysine. ठीक है, so they have the lysine. ठीक है, they are the lysine amino acid compound. Now what they will do, this antifibrinolytic, both antifibrinolytic, that is EACA and tranexamic acid, they have lysine binding site. It will go and bind the lysine site of plasminogen. ठीक है, तो अगर ये जाके कहां बाइंड हो जाएगा, लाइसिन साइड ऑफ प्लाज्मिनोजेन पे, तो व्हाट विल हैपन, द प्लाज्मिनोजेन जो कन्वर्ट होना है किसमें, प्लाज्मिन में, और प्लाज्मिन को क्या करना है, फाइब्रिन को डिग्रेड करना है. सो इट विल इनहिबिट द फाइब्रिनोलाइसिस. ठीक है, so it goes and bind to the lysine binding site of plasminogen, thereby it inhibits the fibrinolysis. because अगर ये जाके इस साइट पे, इस पे बाइंड हो गया प्लाज्मिनोजेन पे, तो प्लाज्मिनोजेन को बाइंड, जहां पे बाइंड होना है हमारे फाइब्रिन के साइट पे, वो बाइंड नहीं कर पाएगा और प्लाज्मिन नहीं फॉर्म होगा, प्लाज्मिन नहीं फॉर्म होगा तो फिब्रिनोलाइसिस नहीं होगा. so thereby the fibrinolysis will be inhibited. so this antifibrinolytic will bind the lysine binding site of the plasminogen जो जाके फाइब्रिन पे बाइंड होने वाला है, thereby it will inhibit the fibrinolysis. understood? so these are the two drugs, that is EACA and tranexamic acid, who are the antifibrinolytic. okay, ठीक. Okay guys, now the last point in this topic we should understand
some difference between the anticoagulants and the fibrinolytic. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे compare and contrast fibrinolytic with anticoagulants. सो यहाँ मैं लिख रहा हूं anticoagulant, तो टेबल आप बना दो, एंड यहां पे मैं लिख रहा हूं फिब्रिनोलाइटिक और थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट. ठीक है, अब यहां पे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं. पहला पॉइंट एग्जाम्पल का रहेगा, एंड द एग्जाम्पल्स आर वी हैव हेपारिन एंड वारफेरिन. यहां पे वी हैव एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकाइनेस, पांचों नाम आप लिख दो, 2-3 नाम स्ट्रेप्टोकाइनेस लिख दो, एंड टेनेक्टेप्लेस. ठीक है, ओके. सो सेकेंड पॉइंट हम लोग आ जाते हैं. ये पहला पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं. एक्शन, व्हाट इट डज, इट विल इनहिबिट द फाइब्रिन. करेक्ट, एंटीकोगुलेशन है ना, कोगुलेंट कौन है, फाइब्रिन. सो इट विल इनहिबिट द फाइब्रिन, और ये क्या करेगा, इट विल लाइज द थ्रोम्बस. ठीक है, सो दिस इज द एक्शन. अब हाउ इट डज, हाउ फाइब्रिन को कैसे इनहिबिट करेगा. सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इनहिबिट्स क्लॉटिंग फैक्टर्स और कोगुलेशन पाथवे, inhibits clotting factor, thereby it will inhibit the formation of fibrin. अब ये क्या करेगा, it activates natural fibrinolytic system, और उसकी वजह से क्या करेगा, ये thrombolysis. Understood? Now uses, मेजर यूजेस कहां हैं, प्लीज रिमेंबर. ये देखो फिब्रिनोलाइटिक हमने क्या बोला, एक्यूट जगह पे यूज होते हैं, और ये नॉर्मल जगह पे भी यूज हो सकते हैं. सो एमआई में भी यूज हो सकते हैं, डीवीटी में भी यूज हो सकते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, बट दे आर नॉट, आई एम नॉट मेंशनिंग एक्यूट डीवीटी, एक्यूट पी. ठीक है, एक्यूट एमआई, बट ये हम लोग यहां मेंशन करेंगे एक्यूट एमआई, एक्यूट डीवीटी. ठीक है, एंड एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एक्यूट स्ट्रोक. प्लीज रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फिफ्थ, अगर हम लोग एडवर्स इफेक्ट पे आएंगे, देखो ये भी क्या है, एंटीकोगुलेंट, ये भी क्या है, सॉरी फिब्रिनोलाइटिक. सो ये भी क्या कर रहा है, फाइब्रिन को इनहिबिट कर रहा है, तो इट कैन लीड टू ब्लीडिंग, बट ये तो लाइज ही कर दे रहा है, तो इट कैन लीड टू ब्लीडिंग, बट सिवियर मैसिव फेटल ब्लीडिंग. सो अगर एडवर्स इफेक्ट पे आए ना, दोनों कैन कॉज ब्लीडिंग. सो एक कॉमन चीज हमको दिख रहा है, यूजेस भी है थोड़ा कॉमन, और एडवर्स इफेक्ट भी है. ठीक है, अब यूज्ड इन एमआई, ये एमआई में यूज होता है कब, ध्यान से सुनना, इट इज यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर एमआई. देखो, वी हैव टू मेक द ब्लड थिन. ठीक है, एंड बिफोर एमआई ऑल्सो एंड आफ्टर एमआई ऑल्सो, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो, तो वी हैव टू गिव एंटीकोगुलेंट. सो इट इज यूज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर एमआई, बट दिस इज यूज्ड, this is an alternative treatment to STEMI, that is ST elevated MI, so used during MI, ताकि लाइज कर से हम लोग थ्रोम्बस को. so used during MI, or it can be used or as alternative treatment. ठीक है, अंडरस्टूड. ये हमारा बिफोर एंड आफ्टर एमआई यूज होता है, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द ब्लड इन अ लिक्विड स्टेट प्रॉपर, ताकि वहां पे थ्रोम्बोसिस ना हो. और ये कब हम लोग यूज कर सकते हैं, ड्यूरिंग द एमआई. भाई कब एमआई, कौन सी एमआई में यूज करते हैं थ्रोम्बोलाइटिक, एक्यूट एमआई, पूरा लाइज करना है, सो ड्यूरिंग एमआई. ठीक है, और एज एन अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट. ठीक है, ओके, वन मोर थिंग. हाँ, रूट कौन सा है, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अगर इसका रूट देखेंगे, सो दिस इज ओरल एज वेल एज पैरेंटरल. एक चीज में बताने वो भूल गया, फिब्रिनोलाइटिक आर यहां पे आ गया उसका पॉइंट, इट इज ऑलवेज गिवन पैरेंटरल, दैट इज मेनली एंड मेनली IV. Please remember, this is the drug given only by IV route. Please remember that. Okay, next हम लोग अगर आते हैं
अगर कॉस्ट के बारे में देखें सो इट इज चीप. अगर वॉरफेरिन देखें इट इज वेरी चीप, बहुत कॉमनली यूज होते हैं, बट इट इज एक्सपेंसिव. ऑल आर एक्सपेंसिव. And the last point, duration of action. Action used for long term. Please remember anticoagulants are always used for long term. और हमको पता है guys fibrinolytic cannot be used for long term. हमें इमरजेंसी में देना है. It is used और it is short acting. Short term के लिए यूज होना है short acting. तो please remember this 8 to 9 differentiating point between anticoagulant and fibrinolytic. I hope you have understood. लिख लो पूरे 9 points. देखो एग्जाम में anything can come. ब्लड में अगर हम लोग हैं so they can ask contrast or compare between your oral या anticoagulant or fibrinolytic, or they can also ask anticoagulant या antiplatelet में भी वो पूछ सकते हैं या fibrinolytic और antiplatelet में भी. तो आपको पता होना चाहिए major point और the major differences. ठीक है. With this guys we are wrapping the lecture of fibrinolytic, that is the thrombolytic drug, which is the first topic in drugs acting on the blood flow. ठीक है. So हमारा पहला लेक्चर था thrombolytic का. I hope you have understood this short, very important, sweet topic of thrombolytic. अब हम लोग मिलेंगे in the next lecture with a new topic, that is antiplatelet drug. Till then, bye bye, namaste, धन्यवाद.